बैटल ऑफ बैलेट्स इन डेजर्ट स्टेट टुडे। देखिए, आप जानते होंगे कि पिछले कुछ टाइम से जो 5 राज्य हैं, उनमें चुनाव चल रहे हैं। अब इवन हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने भी बोला है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन का जो आइडिया है, वो एक कमेटी के पास है, ताकि देखा जाए कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो इलेक्शंस हैं, वो इकट्ठे करवाए जा पाएँ। अब यहाँ पर ना देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जयपुर से हैं या फिर राजस्थान से हैं, ठीक है? और प्रीलिम बूस्टर देखते हैं। तो आप में से एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर, हम पहली बार वोट करने जा रहे हैं कल, तो क्या मुद्दे होने चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर मैं वोट करूँ? देखो, ये तो आपका बिल्कुल एक पर्सनल डिसीजन होता है, पर मैं छोटी-सी एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। एक ना वेबसाइट है myneta.info। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर ना आप जिस भी एरिया के हो, वहाँ पर कौन-कौन से कैंडिडेट खड़े हैं, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कोई एक्स-वाई-ज़ेड कैंडिडेट है आपके एरिया का, कोई भी पार्टी से है, मान लो आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस या बीजेपी, किसी भी एक्स-वाई-ज़ेड पार्टी का है। उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको कि उसके अगेंस्ट कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उसकी एजुकेशन क्या है, उसके टोटल एसेट्स का क्या है, कैसे उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, ये सारी चीज़ें, क्या उसका बैकग्राउंड पूरा का पूरा क्या है, तो ये सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखो, परखो अलग-अलग कैंडिडेट्स को, एंड फिर रियलाइज़ करो कि क्या वो जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है, आपके एरिया के अंदर एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, बेरोज़गारी हो गया, इनके लिए वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता। आपकी सरकार जो है या फिर आपकी जो पार्टी है, वो क्या बात कर रही है, ठीक है ना? तो उस बेसिस के ऊपर आप डेफिनिटली कुछ अच्छे डिसीज़न लेंगे, एंड आई एम श्योर एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न होता है जब अब आपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो, क्योंकि वही आगे जाके आपके लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज़ एंड अच्छी स्कीम्स लेकर आ सकते हैं। उसी तरह से ना एक यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक रिपोर्ट है। देखो, आज है जैसे 25 नवंबर है आज का तारीख ना, कल 26 नवंबर होगा, राइट? और 26/11 को तो देखो कोई भूल ही नहीं सकता। बेसिकली हुआ क्या था, 2008 की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर 10 टेररिस्ट लश्कर-ए-तौयबा के इंडिया में एंटर करते हैं अरेबियन सी के अंदर थ्रू कराची, ठीक है? तो वहाँ से वो एंटर करते हैं और यहाँ पर इंडिया में लगभग 160 लोगों की डेथ हो जाती है और 300 के करीब-करीब लोग इंजर्ड हो जाते हैं। अब उस समय देखा गया कि यार हमारी ना कोस्टल सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी, ठीक है? इसी वजह से ये हादसा हुआ। तो हमने कोस्टल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए ना मुंबई पुलिस ने 46 बोट्स का ऑर्डर दिया, ताकि सिटी के कोस्ट को अच्छे से ट्रैक कर पाएँ। पर धीरे-धीरे पता क्या हुआ? ये बोट्स ने ढंग से काम ही नहीं किया और आज के समय के ऊपर सिर्फ़ 8 हैं जो ढंग से काम कर रही हैं। तो पहली बात तो ये कि कोस्टल सिक्योरिटी क्वेश्चन में आ चुकी है। उस टाइम हमने बढ़ा दिया कि हाँ यार, 2008 में हादसा हुआ, फटाफट हमने कुछ स्टेप्स लिए ताकि इनके ऊपर वर्क करा जाए। हमने इतने ऑर्डर भी दे दिए, तो उस टाइम काम हुआ। पर आज के समय वो काम ही नहीं कर रही ढंग से। दूसरी बात ना, जब इस तरह से हमारे जो अलग-अलग हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट कह सकते हो इनको, तो जब इसके अंदर ना ऐसी चीज़ें होती हैं, तो कहीं न कहीं करप्शन की एक पॉसिबिलिटी रहती है। और यहाँ पर भी यही एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि हो सकता है ना, जो इन बोर्ड्स ने इतनी जल्दी काम करना बंद कर दिया या फिर ढंग से काम ही नहीं किया, तो क्या कुछ करप्शन इन्वॉल्व थी? क्या कोई मिली-भगत थी किसी के यहाँ पे कि इनको ऑर्डर दिया जाए, जो भी ये कंपनी है, ठीक है ना? ये तो ये ऐसे चीज़ें यहाँ पे देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो दोनों एंगल्स, चाहे आप करप्शन के पर्सपेक्टिव से देखो और इंडिया की जो कोस्टल सिक्योरिटी, तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है यार। इसके अंदर भी अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, करप्शन वगैरह हो रही है, तो अब इससे खराब बात क्या हो सकती है, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 25 नवंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के बारे में। एक हमें टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ कंबाला। सर, ये क्या है कंबाला? देखो, ये आप पिक्चर में देख पाओगे, ये एक बफेलो रेस है, ठीक है? इसको बोलते हैं कंबाला। कर्नाटका के रीजन के अंदर ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये, ठीक है? इनफैक्ट मैंने भी एक बार ये देखी हुई है। तो यहाँ पर इसको आप देखोगे ना, तो जो कोस्टल कर्नाटका है, दक्षिण कन्नड़ हो गया और उडुपी, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये आपको रेस देखने को मिल जाएगी। इवन अगर आपको याद हो ना, अगर कोई बहुत लंबे टाइम से करंट अफेयर्स फॉलो कर रहा है, तो 2019 के अराउंड ना ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। एक पर्सन था, मतलब ऐसे ही, तो उन्होंने इतनी तेज़ भागा कि हमारे एक मिनिस्टर जी ने बोला था कि ये तो उसेन बोल्ट की तरह भागते हैं। तो उस टाइम के ऊपर ना कंबाला रेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। तो ये जो पर्टिकुलर जो रेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये होती है विंटर मंथ्स के अंदर, जब फार्मर्स अपने पैडी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून के बाद इसको जनरली हेल्ड किया जाता है और साथ ही साथ ये डेडिकेट किया जाता है हिंदू गॉड शिवा के, एक इनकार्नेशन है लॉर्ड कडली मंजूनाथ। उनको यहाँ पे चीज़ डेडिकेट करी जाती है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, तो रेस 2 पैरेलल ट्रैक्स पे होती है जहाँ पे आपका मड एंड वाटर फिल किया जाता है, ठीक है ना? एक जॉकी होता है, बेसिकली पर्सन जो है, इसको बोल देते हैं जॉकी। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसको कंबाला रनर बोलते हैं, ताकि उनको कमांड कर पाए और अकॉर्डिंगली उनको कंट्रोल कर पाए।
जो फिर इस तरह से जीतती रहती है, वो अकॉर्डिंगली हायर राउंड्स के लिए क्वालीफाई करती है, जब तक हमारे पास एक विजेता नहीं आ जाता। इस तरह से ये देखने को मिलती है। यहाँ पर ना एक और भी चीज़ होती है रेस के अलावा, वो होता है कितना पानी आपने स्प्लैश किया। मतलब ये देखो ना, ये जब ऐसे चलेंगे, ये देखो इधर समझना, जैसे ये भागेंगे तो कहीं न कहीं पानी उछलेगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर किसने सबसे ज़्यादा पानी उछाला, उसको भी यहाँ पे अवार्ड मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलू। तो ये कोलू भी इसी के साथ लिंक्ड है। तो एक्चुअल में अगर आप जाओगे ना थोड़ी हिस्ट्री के अंदर, तो 2014 के अंदर इस रेस को बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था? क्योंकि यहाँ पर देखो एनिमल्स वगैरह का है, बफेलो यहाँ पे है, तो कहीं न कहीं बोला गया कि यार एनिमल्स के साथ ना क्रुएलिटी हो रही है यहाँ पे, निर्दयता हो रही है एनिमल्स के साथ। बट फिर क्या हुआ, 2017 के अंदर एक कर्नाटका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया, जहाँ पर इसको वापस से लीगलाइज़ कर दिया गया, क्योंकि एक ट्रेडिशनल सपोर्ट है, ठीक है ना? उस वजह से यहाँ पे इसको लीगलाइज़ कर दिया गया। तो ये तो सर हमने कंबाला के बारे में जान लिया। थोड़ा-सा ना, क्योंकि एनिमल की क्रुएल्टी के बारे में बात हुई है, तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं। एक ना हमारे पास एक्ट है 1960 का, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। ये एक्ट अपने आप में पता क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके माध्यम से हमने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया था। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है प्रीलिम्स के अंदर। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक 5-6 साल हो गए हैं, बट ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के थ्रू है। और उसमें ऑप्शन इस तरह से थे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इन्वायरमेंट वाला एक्ट हो गया, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन थे, बट सही आंसर उसका था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। ये बात आप ध्यान में रखोगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सर इस एक्ट का? इस एक्ट से ना आपके एनिमल्स के ऊपर जो भी निर्दयता की जाती है, कुछ सफरिंग होती है, अननेसेसरी पेन होता है, उसको रोका जाता है। साथ ही साथ एनिमल्स के ऊपर मान लो आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करना है साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, उसकी क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, एक कमेटी यहाँ पे बनाई गई है इसके माध्यम से, ताकि ये सारी चीज़ों को देखा जा पाए। ठीक है ना? तो ट्रेनिंग हो गया, परफॉर्मिंग एनिमल्स की एग्ज़िबिशंस हो गया, इसकी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये क्या ट्रेनिंग का अर्थ क्या होता है, एग्ज़िबिट का अर्थ क्या होता है, वो सारी चीज़ें एक्ट के अंदर बहुत डिटेल में डिफाइंड हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंटर्स हैं विद रिगार्ड्स टू प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा छोटा-सा टॉपिक है, अफ़गानिस्तान एम्बेसी इन दिल्ली शट्स डाउन। देखो एक्चुअल में नोटिस करो, अभी तक ना वैसे तो 30th सितंबर को एक तरह से फंक्शनिंग इसकी खत्म हो गई थी, पर अब पूरी तरह से वो ना खत्म हो चुकी है अफ़गानिस्तान एम्बेसी, मतलब परमानेंटली इसने क्लोज़ डाउन कर दिया है। एक्चुअल में हुआ क्या ना, एम्बेसी ने बोला कि ना ही हमें तालिबान के जो रूलर्स हैं, वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, और ना ही हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रही है। तो जब सपोर्ट ही नहीं आ रहा, तो कहीं न कहीं उसको अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे। तो इससे जब परमानेंट जो अपना बंद हो गई है एम्बेसी, इस वजह से पता क्या हुआ है, जो डिप्लोमैटिक प्रेज़ेंस थी थोड़ी बहुत प्री तालिबान की, तालिबान से जो पहले का जो रजीम था ना, उसकी थोड़ी बहुत जो प्रेज़ेंस थी, वो भी एक तरह से बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं जो तालिबान से पहले के जो रजीम था, उसके जो थोड़ी बहुत हमें ना कुछ उनकी प्रेज़ेंस, उनका थोड़ा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता था, अब तो वो भी एक तरह से बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल छोटा-सा एक बस आपको अपडेट ही करना था, और तो कुछ ख़ास नहीं है। आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है। देखो हमारे जो पीडब्ल्यू ओनली की तरफ से जो कोर्सेज़ ऑफ़र किए जाते हैं, उनमें क्वालिटी के साथ-साथ अफोर्डेबिलिटी दोनों के ऊपर फ़ोकस किया जाता है। आप कोई भी हमारा बैच ले लीजिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटन हो गया, संकल्प हो गया, उनमें यही इंश्योर किया जाता है कि आपको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा पाए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके आप डेफ़िनेटली इन कोर्सेज़ को चेक कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट आता है, तो आप 7007931912 इस नंबर पर जाके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके कुछ और डिटेल्स भी अगर आपको चाहिए, तो डेफ़िनेटली आप ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ राइज़ इन इलनेस निमोनिया क्लस्टर्स इन चाइना। इसका अर्थ क्या है? देखो अभी ना चाइना के अगर आप हॉस्पिटल्स जाके देखोगे, तो ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना के हॉस्पिटल्स के अंदर ना बच्चों से भर रखे हैं। रीज़न बीइंग कि बच्चों के अंदर ना एक निमोनिया की जैसी एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है। ठीक है? तो इस समय के ऊपर डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है, डब्ल्यूएचओ ने चाइना को बोला है कि हमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए कि ये क्या बीमारी है, किस तरह की बीमारी है, क्यों इतनी रेस्पिरेटरी इलनेस हमें देखने को मिलती है बच्चों के अंदर, इस तरह के निमोनिया के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो निमोनिया आखिर है क्या? निमोनिया ना एक्चुअली आपकी लंग्स के साथ लिंक्ड है। लंग्स के अंदर आपका एक इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, उसको हम निमोनिया बोल देते हैं। अब लंग्स की बात हो रही है, तो कहीं न कहीं दिक्कत कहाँ आएगी? आपकी साँस लेने के अंदर दिक्कत आएगी, आपको थकावट फ़ील होगी, आपको खाँसी आती है ऐसे टाइम के ऊपर, आपके ना छाती के अंदर पेन आता है, चेस्ट पेन उसको बोल सकते हो। तो ये सारे जब चीज़ें होती हैं, कहीं न कहीं निमोनिया के हमें सिम्पटम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब ये देखो ये चीज़ होती है ना, ये आपके वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई सबसे कॉज़ हो सकती है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। एक ना स्ट्रेप्टोकोकस निम्नाई,
ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है जो बैक्टीरियल निमोनिया का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बट इट कैन बी कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया एंड एज वेल एज फंजाई। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए। हमारे पास एक न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है, हमारी सरकार ने इसको लेकर आई थी। दरअसल में ना 5 राज्य हैं आपके, बिहार, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी। सबसे ज़्यादा जो केसेज़ हैं ना, वो इन्हीं 5 राज्य के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट के अंदर तो हमने इन 5 राज्यों के अंदर शुरू किया, पर धीरे-धीरे उसको हमने यूआईपी कर दिया, यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे देश के अंदर इसको एक्सपेंड कर चुके हैं। निमोनिया की वजह से आपके जो 5 साल से कम वाले बच्चे होते हैं ना, तो 14% डेथ्स उनकी इसी वजह से देखने को मिल जाती हैं। हमारी सरकार कुछ इनिशिएटिव्स लेके आई है, जैसे फॉर एग्जांपल साँस। साँस का अर्थ क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज़ निमोनिया सक्सेसफुली। उसी तरह से आईएपीपीडी, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ निमोनिया एंड डायरिया। एंड तीसरा है जीएपीपीडी, ये डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर निमोनिया एंड डायरिया इस तरह से बना रखा है। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब क्योंकि देखो सर, थोड़ी डब्ल्यूएचओ की बात हो गई है, यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो थोड़ा हम डब्ल्यूएचओ भी पढ़ लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो 1948 के अंदर डब्ल्यूएचओ का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, और ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है फॉर हेल्थ। 2020 का मेंस का पेपर जाके चेक कीजिए, उसमें बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछा हुआ था डब्ल्यूएचओ के बारे में। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं। डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएंगे, और इसका काम होता है डिजीज को प्रिवेंट करना, उनको कंट्रोल करना, और साथ ही साथ ना बहुत सारी कंट्रीज को गाइडलाइंस देता है। ठीक है ना, आप जानते हो ना एसओपी के बारे में। तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उनको यहाँ पे गाइडलाइंस इस तरह से प्रोवाइड करी जाती है। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आया तो उसको कैसे डील करना है, तो डब्ल्यूएचओ ने वहाँ पे एक रोल प्ले किया। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि जितना रोल प्ले कर सकता डब्ल्यूएचओ, उसे नहीं किया, बट ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये था कि इस तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करता है, उनको गाइडलाइंस शेयर करी जाती हैं, ये सारी बातें देखने को मिल जाती हैं। अब एक चीज़ आपके दिमाग में आएगी, सर डब्ल्यूएचओ तो बहुत सारे काम करता है, इंडिया में जैसे पोलियो वाला काम था, वहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ऐसे बहुत सारे अलग-अलग इनिशिएटिव्स के अंदर डब्ल्यूएचओ रोल प्ले कर रहा है। तो फंडिंग कहाँ आती है? फंडिंग आती है इसके 2 तरह से, एक तो जैसे मेंबर स्टेट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जैसे यूएसए हो गया, इस तरह से कोई भी कंट्री है, वो अकॉर्डिंगली अपना कंट्रीब्यूशन पे करती है। उसी तरह से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी देखने को मिल जाते हैं आपकी मेंबर स्टेट से भी। इवन आपके जैसे जो अलग-अलग एनजीओज़ होती हैं, जैसे आपने बिल एंड मेलिंडा गेट्स का फाउंडेशन का सुना होगा, उनके द्वारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। तो ऐसे अलग-अलग तरह से कंट्रीब्यूशन के थ्रू ये फंडिंग रेज़ करती है। तो यहाँ पर इनके कुछ रेगुलेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, ये इन्होंने सारी कंट्रीज़ का साइन अप कर रखे हैं, ताकि कोई भी दिक्कत आए, कोई भी हेल्थ रिस्क आए, तो कैसे उनको प्रिवेंट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो हमें देखने को मिल जाता है। एक यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बोलते हैं पीएचआईईसी, पीएचईआईसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये ना उन चीज़ों के लिए बोला जाता है जो बहुत बड़ा कुछ रिस्क आ जाए। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आया ना, तो डब्ल्यूएचओ ने उसको पीएचईआईसी डिक्लेयर कर दिया। ये डिक्लेयर हो गया तो दुनिया को पता लग गया, यार ये कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट है, जिसके रिगार्डिंग ना हमें दुनिया भर में काम करना पड़ेगा आपस में कोऑर्डिनेशन करके, ताकि इसको रोका जा पाए। तो ये चीज़ हो गया। इमरजेंसी कमेटी है, जहाँ पे आपको अलग-अलग एक्सपर्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके डायरेक्टर जनरल को यहाँ पर एडवाइस देते हैं कि आपको ये चीज़ अब करनी चाहिए। तो इस तरह से सारा पीएचईआईसी हो गया, रिकमेंडेशन हो गया, फिर अकॉर्डिंगली कौन करता है उसको? डायरेक्टर जनरल करता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। देखो कल 24 नवंबर था, और ये 24 नवंबर जो है ना शहीदी दिवस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, या ऑब्जर्व किया जाता है रादर आई शुड से, क्योंकि इनका गुरु तेग बहादुर जी की जो शहीदी हुई थी, इसी दिन को हमें देखने को मिलती है। दरअसल में ना गुरु तेग बहादुर जी का बचपन का नाम गुरु तेग बहादुर नहीं था, उनका बचपन का नाम त्यागमल था। ठीक है? और इनका बर्थ हुआ था अमृतसर के अंदर 1621 के अंदर। तो माता नानकी जी और आपके गुरु हरगोबिंद जी, जो कि छठे गुरु थे, सिख गुरु, उनको यहाँ पे उनके माता-पिता थे। इन्होंने एक आर्मी रेस करी मुगल्स के अगेंस्ट, और वॉरियर सेंट्स का जो कॉन्सेप्ट था, वो भी इनके द्वारा यहाँ पे लाया गया। साथ में इनका अगर आप नोटिस करोगे ना, तो बचपन के अंदर इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई अंडर द गाइडेंस ऑफ भाई गुरदास। इन्होंने यहाँ पे इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। एक तो देखो लैंग्वेजेस सिखाई ही, गुरमुखी हो गया, हिंदी, संस्कृत, रिलीजियस फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें तो सिखाई ही। उसके अलावा आपकी जो स्वॉर्ड्समैनशिप होती है, यानी कि आपकी जो तलवारबाजी, ठीक है ना? तलवारबाजी सिखाई उनको। आपकी आर्चरी, आर्चरी मतलब आपकी जो तीरंदाजी होती है वो सिखाई, और हॉर्स राइडिंग तो आप जानते हो, घुड़सवारी। ये सारी चीज़ों के अंदर बाबा बुड्ढा जी ने इनको ट्रेन किया। तो भाई गुरदास ने क्या किया? भाई गुरदास ने इनको ये सारी चीज़ें संस्कृत, हिंदी और रिलीजियस फिलॉसफी सिखाई, और बाबा बुड्ढा जी ने इनको
बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताया घुड़सवारी और बाकी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इनका नाम पड़ा तेग बहादुर, क्योंकि वो अपनी जो तलवारबाजी में ना बहुत अच्छे थे। 9th गुरु बने बाद में ये सिखिज़्म के, एंड अकॉर्डिंगली अनंदपुर साहिब जो सिटी आपको देखने को मिलती है ना, 1664 के अंदर उन्होंने इसकी फाउंडेशन भी रखी। मुगल एम्परर औरंगज़ेब के अगेंस्ट इन्होंने बहुत काम किया। रीज़न बीइंग कि देखो औरंगज़ेब के टाइम के ऊपर आप देख रहे हो कि बहुत सारे हिंदूज़ को और बाकी और रिलीजन के लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था मुस्लिम्स के अंदर। तो उन्होंने इस चीज़ को रोका। उनकी एक ना ढाल की तरह खड़े हुए, और इस वजह से मुगल जो एम्परर औरंगज़ेब थे ना, उन्होंने इनको परसिक्यूट किया 24 नवंबर 1675 को। तो ये दिन इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आई होप एक आइडिया लगा होगा आपको गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ फ़िनलैंड। देखो फ़िनलैंड की अगर हम बात करें ना, पहले तो इसकी हमें ना एक्चुअली वहाँ के फ़िनलैंड के मिनिस्टर ने बात करी है कि इंडिया और फ़िनलैंड साथ में मिलकर बहुत सारे चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं। तो फ़िनलैंड की ज़रा लोकेशन देखो, ये रहा आपका फ़िनलैंड, ठीक है? आपके नॉर्दर्न यूरोप में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ईस्ट की साइड के ऊपर आपको रशिया के साथ इसका बॉर्डर टच होते हुए देखने को मिलता है, एंड साथ ही साथ वेस्ट की तरफ आपका स्वीडन आ जाएगा। और बीच में आपको जो ये दिख रहा है, ये वाला, ये इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये है आपका गल्फ ऑफ बॉथनिया। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी तो लोकेशन तो पता लग गई। पर जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके आर्टिकल के अंदर ना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का भी ज़िक्र था। रीज़न बीइंग कि अगर आप देखो ना पिछले 6 सालों को, तो हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर टॉप मोस्ट कंट्री कौन-सी है? वो है आपकी फ़िनलैंड। तो थोड़ा-सा इसको भी ज़िक्र कर लेते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, क्योंकि पिछले 6 महीने के अंदर ना मैंने नोटिस किया हमने हैप्पीनेस रिपोर्ट डिस्कस ही नहीं करी। तो इसको देख लेते हैं। होता क्या है ना, 20 मार्च जो होता है ना हर साल, वो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसी दिन के अंदर ये रिपोर्ट निकलती है, आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब आपका ध्यान आएगा, सर इसको निकालता कौन है? इसको निकालता है यूएनएसडीएसएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये निकालता है, तो वहाँ पर से इंडिया का स्थान क्या है? इंडिया का स्थान है भैया 126 आउट ऑफ 146। इंडिया की सिचुएशन काफ़ी खराब है यहाँ के अंदर। उधर बात करो फ़िनलैंड की, तो फ़िनलैंड से टॉप के ऊपर है। तो एक्चुअल में ना एक तरह से ग्लोबल सर्वे होता है दुनिया भर की कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर अलग-अलग चीज़ों के ऊपर सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जनरॉसिटी, करप्शन का खत्म होना, ये कितना वहाँ के लोगों को लगता है, उनको सर्वेस किए जाते हैं, उस हिसाब से ये स्कोर यहाँ पे इनको दिया जाता है। तो इंडिया का रैंक जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी खराब है, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी नीचे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा-सा ना इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को भी बोला जाता है कि एक्चुअल में असेसमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा है इस चीज़ का। हैप्पीनेस का अर्थ क्या है? ये थोड़ा ना डिफाइन करना अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है। बट एनीवेज़ ये रिपोर्ट बोलती है, और यूएनएसडीएसएन के बारे में भी थोड़ा देख लो। इसको 2012 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना? अंडर द यूएन सेक्रेटरी जनरल। तो आप बाकी सारी जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिलकर ये काम करता है, ठीक है ना? और बाकी चीज़ों को एक्सपर्टीज़ वगैरह भी प्रोवाइड करता है। एक फ़िनलैंड के साथ ही ना एक और टर्म जुड़ी हुई है, जिसको बोलते हैं हम फ़िनलैंडाइज़ेशन। फ़िनलैंडाइज़ेशन का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर ना देखो, जब कहीं न कहीं आपका जो कोल्ड वॉर चल रहा था, तो कोल्ड वॉर के अंदर क्या हो रहा था, कुछ कंट्रीज़ आपकी यूएस वाले खेमे में जा रही थी, कुछ जा रही थी आपकी यूएसएसआर वाले खेमे के अंदर। तो फ़िनलैंड ने ना एक पॉलिसी अडॉप्ट करी, जिसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट न्यूट्रैलिटी की पॉलिसी, कि ना हम इधर जाएँगे, ना हम उधर जाएँगे, बेसिकली स्ट्रिक्टली न्यूट्रल रहेंगे। उसी को बोलते हैं फ़िनलैंडाइज़ेशन। मॉस्को यानी कि रशिया और वेस्ट के बीच में ना एक तरह की पूरी स्ट्रिक्ट न्यूट्रैलिटी को मेंटेन करना, दैट वाज़ फ़िनलैंडाइज़ेशन। अभी पिछले दिनों के अंदर न्यूज़ में रहा, नेटो को जॉइन किया है फ़िनलैंड ने, ठीक है ना? तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठे थे कि क्या फ़िनलैंडाइज़ेशन अभी भी एक्ज़िस्ट करता है या नहीं करता? तो ये चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, फ़िनलैंडाइज़ेशन का अर्थ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ जेनेरिक ड्रग्स फॉर 4 रेयर डिसीज़ेज़ मेड अवेलेबल इन इंडिया। 4 रेयर डिसीज़ेज़ की यहाँ पे बात हुई है, ठीक है ना? जैसे गॉचर डिज़ीज़ हो गया, विल्सन डिज़ीज़ हो गया, ठीक है ना? और यहाँ पे 2 और डिज़ीज़ हैं, इनके रिगार्डिंग जेनेरिक ड्रग्स को यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। तो थोड़ा समझते हैं कि आखिर रेयर डिज़ीज़ क्या होती है? हालाँकि पहले डिस्कस है, बट टाइम हो चुका है इसको भी डिस्कस किए हुए। तो रेयर डिज़ीज़ नाम से जैसे बोल रहे हैं ना, रेयर, ये वो डिज़ीज़ होती है जो बहुत कम लोगों को यहाँ पे इफ़ेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू अदर डिज़ीज़। इसकी प्रेवलेंस काफ़ी कम होती है। अगर आप डब्ल्यूएचओ की डेफिनिशन देखोगे ना, तो यहाँ पर बताया गया है कि ये उन डिज़ीज़ की बात करता है जो कि किसी के बॉडी या माइंड को वीक करती है, और वो लाइफ लॉन्ग डिज़ीज़ हो सकती है, या फिर जो उनकी प्रेवलेंस है ना, बेसिकली मेजरली जो प्रेवलेंस होती है, वो 1000 लोगों में 1 से भी कम है। मतलब 1000 लोग हैं ना, तो उनमें से 1 बंदे को भी या उससे कम लोगों को यहाँ पे अगर डिज़ीज़ होती है, दैट इज़ रेयर डिज़ीज़। इंडिया के अंदर आज के समय 450 के करीब की रेयर डिज़ीज़ देखने को मिलती हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि दुनिया भर की अगर आप पॉपुलेशन देखोगे ना, तो उनको 6 से 8% पॉपुलेशन को यहाँ पे इफ़ेक्ट कर चुकी है। ठीक है? एस्टिमेटेड आपको 5000 से 8000 रेयर डिज़ीज़ आपको दुनिया भर में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है? बेसिकली अलग-अलग लोगों को अलग-अलग डिज़ीज़ होती है ना, तो उस तरह से
इस तरह से इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे बन जाती है। अब दिक्कत पता क्या आती है? दिक्कत ये आती है रेयर डिजीज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि लोग कम हैं जिनको ये डिजीज़ अफ़ेक्ट करती है। तो उस वजह से जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करती। बहुत रिसर्च नहीं करेंगी तो क्या होगा? मेडिसिन्स अच्छी अवेलेबल नहीं होंगी, तो ये दिक्कत आती है। इसी वजह से ना हमारी सरकार की तरफ से एक पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज़। अब ये जो सरकार पॉलिसी लेकर आई, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके अंतर्गत एक नेशनल रजिस्ट्री बनी, ठीक है? आपके डेटाबेस बना पूरा रेयर डिजीज़ का, और यहाँ पर ना इन्होंने रेयर डिजीज़ को 3 तरह से क्लासिफाई कर दिया। एक है ग्रुप 1। ग्रुप 1 के अंदर क्या होता है? ऐसा चीज़ होती है जिसको एक टाइम आप ट्रीट करना है, यानी कि वन टाइम ट्रीटमेंट से वो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। ग्रुप 2 के अंदर वो डिजीज़ होती हैं जिनको लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी भर ट्रीटमेंट चाहिए होता है, पर वो ट्रीटमेंट ना बहुत लो कॉस्ट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई कॉस्ट होता है। ग्रुप 3 के अंदर क्या होता है? ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पर कहीं न कहीं उनकी कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। ये दिक्कतें आती हैं, उनको हमने ग्रुप 3 के अंदर डाल रखा है। तो इस तरह से ना इस पॉलिसी के अंदर बात करी गई है क्राउड फंडिंग मैकेनिज़्म की, कि ये सब यूज़ किया जा पाए। एट द सेम टाइम यहाँ पर ना 50 लाख तक की फाइनेंशियल सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है ना? ताकि लोगों की यहाँ पे हेल्प करी जा पाए। तो इन फैक्ट ना मैंने आपके साथ में एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था इसके रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये याद करो ये वाला क्वेश्चन। यहाँ मैंने बताया था कि रेयर डिज़ीज़ को क्या 4 ग्रुप्स के अंदर है? नहीं, पहला स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाती है। 4 नहीं 3 ग्रुप्स हमने यहाँ पे देखे। दूसरा बात कह रहा है कि 50 लाख तक की फाइनेंशियल सपोर्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है। और तीसरा यहाँ पे स्टेटमेंट था इन्फेंटाइल जो हाइपोफॉस्फेटेसिया एंड निमोनिक, ये जो बीमारियाँ हैं ना, ये कवर्ड है इस पॉलिसी के अंदर। द आंसर इज़ नो। रीज़न बीइंग ना, ये जो मुद्दा डिस्कस किया था लास्ट मंथ हमने, वो इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि ये 2 डिज़ीज़ कवर्ड नहीं थी। एक्चुअल में होता क्या है ना, इन पेशेंट्स को ना काफ़ी दिक्कत आती है कि इनको प्रॉपर मेडिसिन्स वगैरह नहीं मिलती। इस वजह से ये न्यूज़ आई थी लास्ट मंथ, तब हमने इसको डिस्कस किया था। इन्फैंटाइल जो हाइपोफॉस्फैटिसिया की मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर जो एक बच्चे के या एक पेशेंट के मान लो जो उसके बोन्स होती हैं, क्या होती हैं? उसकी जो हड्डियाँ होती हैं, वो कहीं न कहीं डीमिनरलाइज़ करने लग जाती हैं। बहुत जल्दी फ्रैक्चर होने लग जाती है उसकी बॉडी के अंदर। बच्चा क्या या जो जो पर्सन होता है उसका जो वेट होता है बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, ठीक है ना? और कहीं न कहीं हड्डियाँ जो हैं आपकी टूटने लग जाती हैं, आपको उनका फ्रैक्चर होने लग जाता है, इसको बोलते हैं इन्फैंटाइल हाइपोफॉस्फैटिसिया। डायमंड-पिक की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर पता क्या होता है? आपका जैसे ना आपका दिमाग हो गया, आपका लिवर हो गया, आपका लंग्स हो गया, उसके अंदर कुछ ना फैट्स जमने लग जाते हैं, कि ऑयल जमने लग गया, कोलेस्ट्रॉल जमने लग गया, वैक्स जमने लग गया, तो उस वजह से यहाँ पे दिक्कतें आती हैं रहती हैं, ठीक है ना? तो ये नहीं कवर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दरअसल में यहाँ पर ना आपकी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ठीक थी, 1 और 3 इनकरेक्ट थी, तो ये हमने लास्ट में डिस्कस भी किया था। तो आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताना, ठीक है ना? कल जो मैंने आपको, ठीक है, मनरेगा का भी बताना आप लोग, ठीक है, इसको मैं डिस्कस करूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितना याद है, पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको भी। बाकी जो कल होमवर्क दिया जैसे गोल्डफिश, तो यहाँ पर कह रहे हैं इंडो पैसिफिक के अंदर है, बिल्कुल ठीक बात है, ये आपको इसका स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू था। डैन्यूब रिवर की बात करें तो अफ्रीका के अंदर नहीं भैया, ये यूरोप के अंदर सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर देखने को मिलती है आफ्टर वोल्गा। तीसरा जनजातीय गौरव दिवस बिल्कुल आपका 15 नवंबर को है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, और आप लोगों को मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन पता नहीं क्या हो रहा है, आप में से बहुत कम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। एक दिन मैंने पहले भी बोला था, 1 महीना पहले लगभग कुछ ऐसे, तब उस दिन तो बहुत लोगों ने आंसर दिए, मतलब मैं देख रहा था कमेंट्स में सारा कमेंट से भर रखा था इन क्वेश्चंस के आंसर से। फिर अगले दिन से वही बात, कोई आंसर ही नहीं कर रहा है इन एमसीक्यूज का, ठीक है ना? तो दोबारा आपको होमवर्क दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करो, ठीक है ना? तो प्लीज़ इनको ट्राई किया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ना जैसे यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करी जा रही है इनके अंदर, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो इनको अगर चाहते हो तो डेफिनिटली कमेंट्स किया करो जो हमने होमवर्क दिया है, ठीक है ना? तो ट्राई करना है इनको दोबारा, आज का यही होमवर्क आपका रहेगा कि इन दोनों क्वेश्चंस का आप मुझे नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनलीएस ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।